आपका एक बार फिर से तराना और ये जो सॉन्ग आपने आज परफॉर्म किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा? हमें लग रहा तो कोई सो का ही नहीं उठा अभी तक। अच्छा लगा? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कहाँ से आ रहे हैं पंडित जी? हम आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश से। हे वहाँ बताता भी आदमी हंस के ही है कि आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश से। और आपको देख करके तो वैसी हंसी आ जाती है। अच्छा, क्या बात है। चलो कम से कम ये तो पता चला कि आप किसी के चेहरे पे मुस्कान ला सकते हैं। आप बाबूजी कहाँ से आए? हम बिहार से। बिहार से। तो क्या काम करते हैं? गया जिला में यहाँ प्यून का काम करता हूँ। प्यून का काम करते हैं। अच्छा, तो पानी वानी पिलवाएं आपको? अरे लाओ पानी लाओ। आप कहना चाहते हैं मुझसे? हाँ कहिए कहिए कहिए। गाना? गाना? बड़ी हिम्मत करके मैं आपसे बात किया हूँ। बड़ी हिम्मत करके बात किया है। मैं बनाया हूँ। गाना बनाया है? किस पे बनाया है? केजरीवाल साहब पर। हाँ? केजरीवाल साहब। केजरीवाल साहब पे गाना बनाया है आपने? भाई हमारी छठी माई का व्रत है आज 5 तारीख से। हाँ हाँ। तो उसी छठी माई के नाम लेके मैं ये गाना को केजरीवाल जी पे गाना बनाया है। तो माई पे गाना केजरीवाल पे समझ में नहीं आया कुछ हमें। सुनिएगा समझ में आ जाएगा। सुनेंगे तुम समझ में आएगा। हो बिहार में कहाँ से हो वैसे? मैं गया जिला। पासा तो तुमने फेंक ही दिया, फंस तो मैं गया ही हूँ। मैं यहाँ ये आपको पानी वाली पियो तब तक तुम। गाना तो हम जरूर सुनेंगे तुमसे, जाना नहीं। बहुत जल्दी पे तो नहीं हो? हाँ तो खड़े रहो, आता हूँ मैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? गाजियाबाद से। क्या कोचिंग वोचिंग? हाँ कॉलेज से आ रहे हैं। कॉलेज से? कॉलेज वाले स्कूल के स्ट्रेंथ आने लगी, फुल फ्लूड सब हो रहा है। तो कौन सा कॉलेज है आपका? अदिति महाविद्यालय। तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? बी ऑनर्स इन सोशल वर्क। सोशल वर्क? अरे तब तो फिर तो आपके हिसाब का शो है ये। इसमें आपको बोलना चाहिए और आपको बताना चाहिए। कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी बात जो कहना चाहते हैं आप? नहीं फिलहाल तो नहीं उनको। अभी टॉपिक बताएंगे तब तो ये बोलने ही लगेंगे। वैसे इनको मैं सोच रहा था ये अपने दिमाग से कुछ बोलते तो अच्छा लगता, लेकिन कुछ सोचेंगे तो फिर बोलेंगे। जनाब आप? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से? अहमदाबाद गुजरात से आप आए जी। तो कुछ कहना चाहते हैं आप? जरा टॉपिक नहीं मालूम है। टॉपिक तो दरअसल आज का ये है, टॉपिक नहीं मालूम। आपने कहा, आपको मैं बता देता हूँ। उधर मुंबई में हुआ है कि लाउड स्पीकर पे बहस छिड़ गई है। बोले साहब लाउड स्पीकर बंद करिए। अगर लाउड स्पीकर मस्जिदों से बंद नहीं हुई तो हनुमान चालीसा तेज चलेगी। हाँ तेज चलेगी। हाँ, देखिए सब लोग मालूम है क्या होना है। हाँ जी, क्या बजेगा? हनुमान चालीसा बजेगा। बजेगा। हनुमान चालीसा बजेगा। तो अगर उधर से वो बंद नहीं हुआ तो हनुमान चालीसा शुरू भी हो गई। और यहाँ तो एक महापंचायत हुई, उसका भी जिक्र है। तो अगर लाउड स्पीकर बंद नहीं हुआ मस्जिद से तो मनसा ने, राज ठाकरे साहब ने कहा कि बजाइए आप जाके क्या हनुमान चालीसा। मुकदमा दर्ज हुआ है, वो बात अलग है। लेकिन मुद्दा दरअसल ये है कि कहीं महापंचायत हो रही है, कहीं गेट पे कोई पढ़ा लिखा आईआईटी गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के गेट पर हमला करता है। आखिर ये है क्या? इस पर बातचीत का सिलसिला होगा। नाम आपका? अनिल कोकरा। अनिल कोकरा साहब, अहमदाबाद से। आप बोलिए। आप? नहीं, अगर मस्जिद से वो हो सकती है, क्या बोलते हैं उनको, अजान हो सकती है। हाँ। तो हनुमान चालीसा क्यों नहीं हो सकती है? लाउड स्पीकर से हो सकती है। होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। या तो दोनों जगह से बंद होना चाहिए, दोनों जगह से। या तो दोनों जगह से बंद होना चाहिए या। जय श्री राम जय हिंद। हाँ जी, जय श्री राम जय हिंद। कहाँ से हैं आप? दिल्ली भजनपुरा से। हाँ हाँ। और आपके बहुत बड़े शुभचिंतक है, पहले भी प्रोग्राम में आए हैं। अगर आप मेरे शुभचिंतक हैं तो चुपचाप खड़े रहिएगा, शो में हल्ला मत बचाइएगा आप। नहीं, आपने सवाल, क्योंकि मुझे जितने भी शुभचिंतक हैं उन्हीं से डर लगता है बस, और किसी से डर नहीं लगता है। मुझे किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि जो शुभचिंतक, खड़े रहिए अभी चुपचाप। पहली परीक्षा में फेल हो गए, नर्सरी में बैठेंगे, एडमिशन दूंगा मैं कि नहीं दूंगा, अभी तो यही तय होना चाहिए। हाँ जी जनाब। कबीरदास जी का एक बहुत शानदार दुआ था और वो साखी दोनों के लिए था। हाँ। क्या कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए, ताई चढ़े मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। हाँ, ये दोनों पे लागू होती है। ये दोनों पे लागू होती है, इधर भी और उधर भी। जी जैन साहब, कैसे हैं आप? बड़े दिनों बाद आए। सब ठीक है? कोरोना में कैसे रहे सब? कोरोना में भी सब ठीक है। सब ठीक था? जो हो गया वो तो है, पर अब तो ठीक है ही। हाँ जी, जो कुछ होना था वो तो हो ही गया। जी जनाब, कैसे हैं? बस बढ़िया। बढ़िया है। कहाँ से हैं आप? बिहार से हो तो बढ़िया। जब आपने बोला तभी मैं समझ गया था आप बिहार से हैं। बिहार में कहाँ से हैं आप? सिवान। अरे बाप रे बाप। अच्छा, तो कुछ कहना चाहते हैं? बस
जैसे अजान हो रहा है वैसे हनुमान चालीसा होना चाहिए, और हनुमान चालीसा के साथ साथ दुर्गा चालीसा भी होना चाहिए। हनुमान चालीसा के साथ दुर्गा चालीसा भी होना चाहिए। दुर्गा चालीसा भी आना चाहिए। अच्छा, मैं आता, आई हेल्प यू भैया जी, मैं हेल्प यू भैया जी। अच्छा, ओके, ठीक है जी। मैं कुछ सुनाना चाहती हूँ। आप कुछ सुनाना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती जी? मैंने देख लिया था आपको। हाँ जी, मैं सुनाना चाहती हूँ कि जितने भी हमारे भाई बच्चे हिंदुस्तान में, ये गुलदस्ता है हमारा हिंदुस्तान, जिसमें तरह तरह के फूल लगे हुए हैं, और ये नेता लोग अपने में बांटना चाहते हैं, धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं। तो मैं इसी के ऊपर कुछ सुनाना चाहती हूँ। हाँ जी। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। देखिएगा अभी किससे खेल शुरू होता, देखिए सब बैठे हैं, ये सब घर घर से अपने अपना दूध पी के आए हैं। अभी थोड़ी देर में देखिएगा, अभी शुरू हो जाएगा खिलाड़ी। ये जो खिलाड़ी बना, हम तो आप ही के स्कूल के हैं आंटी जी, मैं तो आप ही के स्कूल का हूँ। लेकिन अभी देखिएगा, थोड़ी देर में देखिए अता साहब फरमाएंगे। अता जी, हाँ जी, अता जी बंद होना चाहिए ये। आपका स्कूल है वही हमारा स्कूल है। अता जी तो फिर बंद कर दिया जाए ना। हाँ जी, हाँ जी, वैसा नहीं बोलते फिर। हाँ जी, ऐसा होता तो वैसा नहीं बोलते फिर। अता जी कैसा बोलते? अच्छा बोलिए हमारे देश जी। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा बोलेगा ना वैसा सुनेगा भी ना। एक मिनट, नो, प्लीज मुझे डिबेट पे आने दो जी। देखिए, जो जैसा बोलेगा तो वैसा सुनेगा भी ना। देखो, मोहब्बत तो, ये देश तो मोहब्बत का, सही कहा उन्होंने, जो मैडम है उन्होंने कहा कि मोहब्बत का देश है। ये गुलदस्ता है, ये गुलिस्तान है जो ये हिंदुस्तान जो हमारा, ये गुलिस्तान है। तो इस गुलिस्तान को गुलिस्तान रहने दिया जाए ना, बियाबाद जंगल ना बनाया जाए। ये हालात ऐसे हो रहे हैं, नैरेटिव ऐसे पैदा किए जा रहे हैं कि हिंदुस्तान लगता है कि ये बियाबान जंगल की तरफ जा रहा है। ये बात जंगल की तरफ जा रहा है। ऐसा माहौल ऐसा हो रहा है इस देश में। आप देखिए ना, ये कभी क्या नैरेटिव चलाते हैं, कभी क्या नैरेटिव। अभी आप ही कह रहे हैं अजान के ऊपर, अरे माहौल बदल रहा है, हिंदू जाग रहा है। मैंने कहा था ये अभी शुरू होने वाला है। कहते हैं कहां से आए आप? गाजियाबाद बहुत दूर है, तो कश्मीर के आसपास होगा ही गाजियाबाद। बैठे ऐसे इत्मीनान, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र बघेल। पुष्पेंद्र बघेल साहब, क्या काम करते हैं? जनसेवा केंद्र है मेरा। जनसेवा केंद्र है, तब तो काम के आदमी मैं आता हूं अभी। आज जनाब वाली, तो क्या कह रहे थे आप? देखिए, सवाल बड़ा सीधा सा है। ये देश जो है वो न्याय हमारे यहाँ संविधान से चलता है, और सुप्रीम कोर्ट उसका कस्टोडियन है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आपको माइक लगाने की इजाजत है, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और आपके माइक की आवाज इतनी होनी चाहिए कि आपके प्रीमाइसिस से बाहर ना जाए। लेकिन यहाँ तो मस्जिद के बाहर जो लगाए जाते हैं वो आपको छोड़िए 2-2 किलोमीटर तक जाते हैं। किसी की इनकी आस्था ही नहीं है संविधान में। और रात के 10 बजे की संविधान पे आस्था नहीं है। देखिए, ऐसे थोड़ी होगा। तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें क्या बुखार चढ़ने लगा भाई? देखो, रात के 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर किसी भी तरीके से बंद है, चाहे मंदिर और मस्जिद हो। लेकिन सुबह 5 बजे की जो नमाज होती है, पूछिए लाउड स्पीकर पर होती है या नहीं होती है? ये कौन से संविधान को मानते हैं? पूछिए कौन से संविधान को मानने वाले लोग? गौतम जी जरा सुनिए, आपने सुन लिया ना, सुन लिए। अल्लाह बहुत बचाते हैं। संविधान को मानते हैं, हम भी उसी संविधान को मानते हैं। देखिए, अजान जो होती है 3 या 4 मिनट की होती है। अजान का मतलब होता है अल्लाह, वो नमाजियों को बुलाने के लिए मस्जिद से होता है। नमाजियों को मस्जिद से बुलाने के लिए 5 वक्त तो होता है, तब भी बुलाया जाता था, तब भी बुलाया जाता। आज का माहौल ये है। आज के लिए असल समस्या क्या है? असल समस्या क्या है? पंडित जी सुनिए ना यार। स्पीकर आया, आराम से। दुबई में नहीं है सर, दुबई में नहीं है, दुबई के अंदर नहीं है, सऊदी अरब के अंदर वहाँ नहीं है। वहाँ मस्जिदों में लाउड स्पीकर नहीं है दुबई में। ये क्या, जहाँ से धर्म चला है वो तो लाउड स्पीकर लगाते नहीं है, लेकिन क्योंकि जिद करनी है, हिंदुओं को 5 बार दिन में तंग करना है, चाहे कोई पढ़ाई कर रहा हो, चाहे कोई कुछ कर रहा हो, लेकिन लाउड स्पीकर चला के सिर्फ अपनी धार्मिक। उन्होंने क्या दिया? देखिए, समस्या ये नहीं है जो ये कह रहे हैं। समस्या जो है, एक शेर है मेरा, मुलाजा फरमाया कि तेरी हसरतों से गिला नहीं, तेरी नफरतों का मलाल है। तेरी हसरतों से गिला नहीं, तेरी नफरतों का मलाल है। तेरी रहजनी से डर नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। तेरी शक्ल है रुख आईना, तेरी बात भी बेबात है। तेरी हरकतें दोस्त सुन, तेरी रहबरी ही जैन साहब, कमाल है। कमाल है। कमाल तो सारे लोग हैं यहाँ पे, एक से एक।
प्रतीक जी, हरकतें तो कल गोरखनाथ मंदिर में भी दिखाई पड़ी, हरकतें जम्मू एंड कश्मीर में 32 साल पहले भी दिखाई पड़ी थी, हरकतें हमारे दिल्ली के भजनपुरा और उसके आसपास के लोगों ने भी 2020 में देखी थी। मारने वाला कौन है ये तो देश और दुनिया आज तय कर रहा है, पूछ रहा है। सवाल वहां पर है कि अपने भीतर जो कुछ कट्टरपंथी तत्व हैं उनको बचाने के बजाय, उनको ढकने के बजाय आप उसका मुखालफत शुरू करिए, तब ये दुनिया मोहब्बत के रास्ते पर आएगी। और आज वक्त बदल गया है, हिंदुओं में भी हिम्मत आ गई है, हिंदू भी सच बोलना ताल ठोक करके शुरू कर दिया। मैं आ रहा हूँ। जो आज मेहमान हमारे साथ मौजूद था, मैं उनका तारुफ अब करा देता हूँ। हालांकि उन्होंने सबने अपना परिचय दे दिया। जयराम विप्लव जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान निजामी साहब कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ एक बार मौजूद है, कश्मीर से आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। विजय कौशिक साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अजय गौतम साहब हम हिंदू के यहाँ पे संरक्षक हैं, मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रेम कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। विशाल मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रमनीश वत्स साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। और मोहम्मद रफी अता साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जनाब, बातचीत का सिलसिला फिर से एक बार से जोड़ता हूं, और जो मैं बिल्कुल छोटी बात मैं लूंगा आप मैं बिल्कुल लीजिए। हाँ जी जी। अभी मेरे भाइयों ने जो गाना प्ले किया दिल से वाला, बहुत अच्छा गाना था, आपने सुना जो ये भाई बजा रहे थे दिल से, लेकिन वो दिल से पिक्चर की अगर आप गाने की बैकग्राउंड देखेंगे ना, जब वो हीरो हीरोइन भाग रहे होते हो तो पीछे से बम फट रहे होते हैं, वो बम फटने के बीच में से गाना बना है। ये देखिए, सच कह रहा हूँ, आप कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, तो जब ये इतनी प्रेम मोहब्बत का गाना है दिल से रे, और पीछे से अता साहब खड़े हुआ बम फूट रहे हैं, ये सोचिए ये कैसा भाईचारा है। देखिए साहब एक बात सुनिए, नहीं मैं भाईचारा बताता हूँ। आपने एक जिक्र किया, मैं आप पे आता हूँ। आपने कहा ये हरकत शब्द का इस्तेमाल किया, मैं ये भी बताता हूं ये कौन सी हरकत है कि कोई मुस्लिम भारत का प्रधानमंत्री बना तो 20 में 25% हिंदू जो हैं, 50% हिंदू जो हैं धर्म बदल लेंगे, 40% हिंदू मारे जाएंगे और 10% जो हिंदू है भाग जाएंगे। ये कौन सी हरकत है? ये हरकत है कि नहीं है? बिल्कुल है। और सुन लीजिए क्यों है। असादुद्दीन ओवैसी का वो बयान याद करिए, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, एक देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि जब वो चले जाएंगे तो तुम्हें पुलिस वाले कौन बचाएंगे। जो इस देश के पुलिस वालों को, रक्षा कर्मियों को धमकियां दे सकते हैं, वो आम हिंदुओं का क्या हाल करेंगे। उनके भाई का वो बयान भूल गए। जी आ रहा आपको सबके बाद। देखिए ये अभी कह रहे हैं, इनका जवाब ये है कि 1000 साल की यहाँ का इस्लामी इतिहास है, 800 सालों का जो मुस्लिम सल्तनत का इतिहास है। मुसलमान, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमान तब भी 20% था, आज भी 20% है। हिंदू तब भी बहुसंख्यक था इस देश में, आज भी बहुसंख्यक है। मुगल आते हैं, जो हिंदू खतरे में नहीं होता वो तब भी बहुसंख्यक रहता है। जो अंग्रेज आते हैं तब भी वही होता है। कोई भी सल्तनतें आई आए, हूण आए, अशोक आया, कुछ भी आए, जो सनातन जो थे वो बहुसंख्यक रहे यहाँ, है कि नहीं, हर एक राज में। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के राज में हिंदू इतने खतरे में। अता साहब ने बात एकदम नस पे हाथ रख दी कि ये बताएं कि आखिर खतरे में है। भाई साहब इतिहास पढ़ ले, अशोक कहीं बाहर से नहीं आए थे। ठीक है, वो सही है, अशोक हमारे धरती के थे। ठीक है मौर्य, और यहाँ पर कहते कहे गए, मैं करेक्ट कर दूं, और इस हिंदुस्तान में जो कोई भी है, गुलाम नबी आजाद साहब ने स्वीकार कर लिया 600-700 साल पहले क्या हुआ था। जी ठीक है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अभी 800 साल की बात कर रहे थे, इनसे पूछो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश बलबन, अलाउद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक से लेकर लोदी तक, बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, कितने कन्वर्जन कराए, ये भी कन्वर्टेड ही होंगे। ये है मतांतरण, ये है मतांतरण। सुनिए तो, इतिहास, हमें इतिहास से सीखना है। 800 साल केवल कन्वर्जन चला, और आज केरल में चलता है किसा फिल्म कैंपेन। जनाब आ रहा हूँ, अता साहब आ रहा हूँ, निजामी साहब आ रहा हूँ। जनाब क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। क्या काम करते हैं सुरेंद्र जी? बिजनेस। तो कहाँ चक्कर में यहाँ सब आ गए? तुम अपना बिजनेस करो, धंधा करो, ये सब जगह ठीक नहीं है। कहाँ बोलोगे क्या कुछ? अपनी बात बोलोगे? इस पे बना बोलना, बिल्कुल कसम है तुम्हें, इस पे कतई ना बोलना। तुम अपना काम के बारे में बोलो। हाँ बोलो। हाल ही में जो राजस्थान में करौली जिले में 1 अप्रैल को जो
भारतीय नववर्ष मनाया जाता है, उस पे जब रैली निकल रही थी, जब ऊपर से मस्जिद के ऊपर से हिंदुओं पे पत्थर फेंके गए थे, वो क्या है? हरकत। ये हरकतों का आप नजारा देख रहे हैं, रोज हो रहा है। प्रेम कुमार जी, आया। देखिए मूल बात जी, वो भाई, यही तो भाईचारा है। मूल बात क्या है कि ये देश की मजबूत सरकार, ये देश की सशक्त सरकार, ये फेल है। अब नरसिंहानंद और ओवैसी तय करेंगे देश कैसे चलेगा। ये लाउड स्पीकर हमें पसंद नहीं है, उसको रोकने के लिए कानून है, प्रशासन है, लेकिन हम और आप कह रहे हैं कि हम हनुमान चालीसा चलाएंगे तब लाउड स्पीकर, नहीं तो बंद करो। क्या इस देश के कानून को नहीं मानते? क्या इस देश के संविधान को नहीं मानते? सरकार क्या सोई हुई है? सरकार अगर चला नहीं सकते तो इस्तीफा दे दो। तलवार साहब कहाँ से, कैसे हैं? गाजियाबाद से सब ठीक है ना? सब ठीक ठाक। अरे पड़ी जी, पसीना ज्यादा आ गया क्या? पानी वानी का इंतजाम करें। रुको, अभी आ रहा हूं मैं। बस चलती रहेगी। आ गया। अभी इन्होंने बहुत अच्छा इस्तीफा मांगा है। राजस्थान की सरकार और करौली के नरसंहार और वहाँ के हिंसा के लिए जिम्मेवार है, और स्पीकर वाले मामले में महाराष्ट्र की सरकार इस्तीफा दे। मैं भी मांग करता हूँ। आप मोदी से इस्तीफा दिलवाओ, हम गहलोत सरकार से भी इस्तीफा दिलवाएंगे, हम दिलवाएंगे, पूरा देश दिलवाएगा। मोदी, तुम पूरा आम जनता को लड़ाना बंद करो, आम जनता को लड़ाना बंद करो। नहीं, ये तो इमरान खान की भाषा जनाब आली बोले, ये तो इमरान खान की भाषा बोलने लगे। जी, मैं आया। नरसिंहानंद जी ने जो कहा उसका आधार है, इस देश के अंदर इतिहास में आज तक पहली बार एक गृह मंत्री मुस्लिम बना था, जिसका नाम था मुफ्ती मोहम्मद सईद, और उसके गृह मंत्री बनता ही 1 महीने में 34 लाख कश्मीरी हिंदुओं को भगा दिया गया, क्योंकि गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद था। यह इतिहास है, यह रिकॉर्डेड है कि इस देश का गृह मंत्री अगर एक मुसलमान बन गया तो 34 लाख जो है कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया। अगर प्रधानमंत्री मुसलमान बन गया, आई वोंट टेक। देखिए, अभी इन्होंने, मैं ले लूंगा। अभी इन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद की बात की। अब मुझे बताइए, मुफ्ती मोहम्मद सईद देश के गृह मंत्री बने थे और भाजपा की सरकार में बने थे। आपने परसों भी, पिछले 3 साल पहले उनके साथ सरकार बनाई और उनके साथ गले मिल रहे थे, झूले मिल रहे थे, लव लेटर लिख रहे थे एक दूसरे को। तो भाजपा को सवाल करना चाहिए कि 1990 में आपकी सरकार थी, कश्मीरी पंडितों को आपको बचाना था, ना कि उनको वहां से निकालना था। देश की फौज भेजनी थी। देश के गृह मंत्री होने के नाते पुलिस और फौज गृह मंत्री के अंदर थी, लेकिन उसने लाउड स्पीकर से अनाउंस कराया। आप क्यों सरकार में बने रहे? अगर आप में दम होता, आप उस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद को भाजपा सरकार उखाड़ के फेंक देती, लेकिन आपने उसका समर्थन किया, कश्मीरी हिंदू को मरवाने का काम। वो बीपी सिंह कौन थे? बीपी सिंह किसके मित्र हुआ करते थे? बीपी सिंह किस पार्टी में थे? और भारतीय जनता पार्टी का बाहर से समर्थन था। दूसरी चीज सुन लीजिए, अरे भाई सुन लीजिए ना, अरे भाई आतंकियों को छोड़ा कि नहीं छोड़ा कंधार जा करके? अरे भाई 370 हमने हटाई, आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। आज त्राहिमाम इसीलिए तो मचा हुआ है। इन्होंने 370 हटाया, आज हमारे देश के 2 सैनिक कश्मीर में हलाक होते हैं। क्या हुआ 370 हटा के? आपने कश्मीर में क्या अच्छा किया? आज भी वहां हमारे देश के आ गया। क्या नाम है? सैफ आमिर। सैफ आमिर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं रांची से हूँ। रांची से। सैफ भाई सैफ भाई एक सवाल पूछना चाहते हैं। जी सैफ भाई। सर, मैं दोनों पार्टी से एक सवाल पूछना या बीजेपी से भी और कांग्रेस के? सैफ, अरे अता साहब, मोहम्मद रफी, सुरीले आदमी। मैं दोनों पार्टी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये लोग सोसाइटी में आके इकोनॉमी का क्यों बात नहीं करते, अनएम्प्लॉयमेंट का क्यों बात नहीं करते, गरीबी का क्यों बात नहीं करते, जो हम लोग के लिए डायरेक्ट से जुड़ा हुआ है? ये सब तो टेम्पररी रिलीफ चीज है, परमानेंट रिलीफ की चीजें एक बात क्यों नहीं करते ये लोग? क्या बात है। सभी साहब कहते हैं कि आप बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं करते, आप उन मुद्दों पे क्यों नहीं बात करते जो हमारे जीवन से सीधे जुड़ी हुई हैं, उन मुद्दों पर बात क्यों नहीं होती? क्या नाम है आपका? हबीब। एक मिनट आ रहा हूं। हबीब भाई कहां से? मैं आ रहा हूं, जरूर आ रहा हूं। हबीब भाई कहां से हैं आप? जम्मू से। जम्मू से हैं हबीब भाई? जम्मू से कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं। आगे भैया जी। रुको, कुछ नहीं कहना। बड़ी चुप्पी भी तुम्हारी बड़ी जालिम है यार।
क्या बात है जनाब, कहाँ से हैं आप? पंजाब। पंजाब से। पंजाब में कहाँ से? जलंधर। जलंधर से। एक तो जम्मू से, एक पंजाब से। जी कुछ कहना है जलंधर से? नहीं, कुछ नहीं कहना। क्या काम करते हैं? हाँ जी, क्या काम करते हैं? आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट हैं। कौन सा आर्ट? ड्राइंग एंड पेंटिंग? टैटूज। टैटूज बनाते हैं, क्या बात है। चलिए आप बनवाते हैं अभी थोड़ी देर में। जी जनाब, सवाल उठ रहा था जी। प्रतीक जी, 1990 से लेके अब तक कत्लेआम किया गया हिंदुओं के साथ। अवार्ड वापसी गैंग, देश विरोधी जो नारे लगाने वाले तथाकथित सेकुलर नेता, ये सारे कहाँ थे? लाउड स्पीकर की बात करते हैं तो लाउड स्पीकर फ्रांस में उसमें बैन लगाया गया है, बुर्का के ऊपर बैन लगाया गया है। जी सरकार में ये है, मैं कहता हूँ लाउड स्पीकर को बैन करिए ना, काहे को इलेक्शन में यहाँ लोगों का दिमाग खराब कर रहे हैं? कर दीजिए, मैं मुसलमान हूँ, करिए ना, मंदिर में भी करिए, मस्जिद में भी करिए, गुरुद्वारा में भी करिए, सब कुछ करिए, लेकिन करिए तो। सर मेरा क्वेश्चन ये है, सवाल आते एक अड़ाते गोविंद सिंह नाम का। दोनों पार्टियों से क्वेश्चन है। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, महाराजा रणजीत सिंह ने राज किया दर्रा खैबर तक, लाहौर से आगे दर्रा खैबर पड़ता है, जहां हमारा हवाई जहाज हाईजैक करके ले गए थे, वहां तक। अगर ये दोनों पार्टियां एक सहमत होके चलें तो क्या हम अमेरिका को फेल कर सकते हैं? अमेरिका को फेल करने वाली पावर है। अगर हम महाराजा इमरान खान तो कहते हैं कि आपने फेल कर दिया, जब अलग अलग तब भी फेल कर दिया इन्होंने। सर हम नीचे क्यों देखें? इमरान खान हमारे से 2000 गुना नीचे है, इसलिए हम नीचे क्यों जा रहे हैं? हम ऊपर देखें ना, हम क्यों नहीं ऊपर जा सकते? क्यों नहीं जा सकते जनाब? बिल्कुल जा रहे हैं। भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, हम ऊपर भी जा रहे हैं। और सुनिए, ये हंसी आ रही है, अपने देश की तरक्की पर हंस रहे हैं। कैसे लोग हैं, ये इनकी मानसिकता है। और सुनिए, जो लोग आज हवाला दिया करते थे वो उत्तर दे रहे हैं। अरे कश्मीरी पंडित सबसे मजबूत और समृद्ध कौम थी वहां घाटी के अंदर, लेकिन सुरक्षा और इस धार्मिक मजहबी सोच ने, कट्टरपंथी ने उनको बेघर करके। देखिए, हमारे देश की जीडीपी इस वक्त जो है -5 से नीचे है। बांग्लादेश, जिसका कांग्रेस की इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को आजाद करवाया था, आज उस बांग्लादेश की जीडीपी 8% है, हमारी -5 के नीचे है। शर्म आ रही है आपको बोलने में? बताइए आंकड़े, मेरे से मुकाबला करिए जनाब। यही आंकड़े जब ये लोग बोलते थे 2017, 2018, 19 में, इनके मुंह से आवाज नहीं निकलता। अभी पूरी दुनिया के अंदर जो स्थिति है उसमें तुलनात्मक रूप से भारत विश्व की सबसे नंबर 1 अर्थव्यवस्था है, जो तेजी के साथ ग्रो कर रही है। 80 करोड़ लोगों को अगर 5 किलो अनाज न मिले तो भूखों मर जाए, ये है इन्होंने बनाया है देश को। ये 70 साल में उसी इंदिरा नेहरू और राहुल गांधी ने बनाया है। 70 सालों के परिणाम है। गद्दी नायक नहीं और नालायक हो, नफरत फैलाते हो, नफरत। अब आपने अभी तो गद्दी की लड़ाई में आए थे, 5 राज्यों में 0 सन्नाटा मिला। भाजी कहाँ से हैं आप? आइए अमृतसर से। अमृतसर से? हाँ जी। तो कब आना हुआ दिल्ली? दिल्ली आए परसों सर जी। परसों आए? हाँ जी। तो उधर अमृतसर में सब बढ़िया जी? चंगा जी? सब बहुत चंगा है जी, बिल्कुल। अच्छा, तो इधर बताओ कुछ। इस टाइप पे महाराज मैं पूछना ही चाहता हूँ कि जो 1988 में हुआ था, उसके ऊपर वो सेशन क्यों नहीं उठाया? जब पंडित लोग मरे थे, उसके बाद सरदार मरे थे, सरदार मरे थे, फिर उसके बाद मुसलमान मरे थे, तो उसके में क्यों नहीं ऑब्जेक्शन उठाया? 84 के अंदर लोग मरे थे, तब क्यों नहीं ऑब्जेक्शन उठाया गया? अब सब लोगों को क्या है कि ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है, तो मिलकर ऑब्जेक्शन उठाइए। हर धर्म एक ही है, समझिए। जहाँ अगर गुरुद्वारे में पाठ हो रहा है, वहीं बराबर में मस्जिद में भी लाया जा रहा है, सब नवाज जी। सवाल ये है जी जनाब। देखिए, मैं बताऊं, हिंदू जो है ना वो सब जगह जाता है। आप पूछ लीजिए, सिख भाई खड़े हैं, 80% गुरुद्वारों में हिंदू जाता है। आप किसी दरगाह में चले जाइए, 80% हिंदू जाता है, क्योंकि हिंदू खुले दिल से सबको अपना मानता है। सवाल लेकिन उनसे है जो कि सिर्फ ये कहते हैं कि इस देश में जो है निजाम का शासन हम लेकर आएंगे, हम इस देश के अंदर हिजाबवादी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, हम 15 मिनट के लिए पुलिस हटाएंगे, हम यहाँ पर जो है तो इसमें भी कब्जा कर लेंगे। सवाल ये है कि हम सिर्फ ये कहते हैं। आज भी देखिए, लाउड स्पीकर की बात को लेकर जब कह दिया आप लाउड, आप एक बार बताएं जी जी, लाउड ये लोग जो है ना, ये भड़काने वाले लोग कहते हैं। नहीं, ये भड़काने वाले नहीं सर, ये दिल से वाले लोग कहते हैं। गाना तो गाएंगे कि बहुत अच्छा है, लेकिन पीछे से बम फोड़ने के लिए, ट्रिगर के लिए तैयार रहते हैं।
देखिए मुझे समझ नहीं आता ये किस तरह की बातें करते रहे, कैसे बातें ये करते रहे। इनके पास सिर्फ नैरेटिव यही है क्या? अरे विकास की बात करो यार, कोई भड़काने वाली बात नहीं करता। आप सुनिए, अरे सुनिए यार, आप कहीं भी लाउड स्पीकर लगाइए, आप कहीं भी ये हनुमान चालीसा को रोकते हैं। देश के पहले संसाधनों पे हक मुसलमानों का है, ये किसने कहा था? हिंदू क्या बाहर जाएंगे संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए? अरे किसने मना किया? किसने मना किया? अरे अभी क्या माइनॉरिटी का उनका हक दोगे नहीं क्या? आज की तारीख में ये सच है, आज ये सच है दुनिया में, अगर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा। अता साहब कहते हैं माइनॉरिटीज का हक दोगे या नहीं? अता साहब कश्मीर में हक दोगे या नहीं? वक्त जोड़ते ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर वंदे और ऐसा ही एक वीडियो जारी करके यूक्रेन ने कादिरव के जवानों का मजाक उड़ाया। इस वीडियो में 3 चेचन लड़ाके एक सड़क पर खड़े होकर जोरदार फायरिंग करते नजर आए। जिस तरफ उन्होंने फायरिंग की वहां कई खंबे नजर आए, जिनमें एक पर ट्रैफिक लाइट लगी दिखाई दी। यूक्रेन ने इसी का जिक्र किया और मजाक उड़ाया कि कादिरव के लड़ाकों ने ट्रैफिक लाइट को निशाना बनाया। यूक्रेन ने यह दावा भी किया कि चेचन लड़ाकों की ऐसी दिखावे की फायरिंग का ही नतीजा था कि वहां से न तो किसी के मौत की खबर आई और न ही कोई घायल हुआ। वहीं यूक्रेन ने भले ही चेचन लड़ाकों का मजाक उड़ाया हो, लेकिन वहां के एक अधिकारी की तरफ से जारी किए गए वीडियो ने उनके हमलों से मची तबाही को दिखाया। और ये वीडियो रूसी सैनिकों और कादिरव के लड़ाकों के हमले की गवाह रही एक लड़की ने बनाया, जिसमें उसने अपने घर के हर हिस्से को दिखाया। रूसी मिसाइलों के हमले ने उसके घर को काफी नुकसान पहुंचाया। खिड़कियों और दरवाजों के टुकड़े कमरों में गिरे नजर आए। पूरे घर में चकनाचूर हुए शीशे बिखरे दिखाई दिए। वीडियो बनाने वाली लड़की ने घर से बाहर के हालात भी दिखाए। वहां कई इमारतों में आग की लपटें उठती हुई नजर आईं। बताया गया कि हमले में उस लड़की के पिता समेत 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। उधर मारियोपोल में यूक्रेन के नेशनल गार्ड यूनिट के कई सैनिकों को रूस ने मिसाइल से हमला कर मार गिराने का दावा किया। रूसी सेना ने इन्हें तब निशाना बनाया जब वो लोग वहां से भागने की कोशिश में जुटे थे और जान बचाने के लिए शहर की एक इमारत में छिपे हुए थे। तभी रूस की सेना ने उस इमारत को ही मिसाइल से उड़ा दिया। इसका एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें मिसाइल हमले के बाद वो इमारत मलबे के ढेर में तब्दील होती दिखाई दी। हमला होते ही वहां धुएं का गुबार उठता दिखा। रूस की सेना ने जिन लोगों को हवाई हमला कर उड़ाया वो यूक्रेन की स्पेशल फोर्स यूनिट अजोव रेजिमेंट के सैनिक थे। ये रेजिमेंट यूक्रेन की सेना का नेशनल गार्ड यूनिट है, जिसमें शामिल ये जवान मारियोपोल शहर को रूस की सेना से बचाने के लिए कई दिनों से वहां जंग लड़ रहे थे। वहीं रूस समर्थित विद्रोहियों ने मारियोपोल शहर के पास यूक्रेन के एक मी-8 हेलीकॉप्टर को हवा में ढेर करने का दावा किया। उसकी तरफ से सबूत के तौर पर एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक मैदान में चारों तरफ हेलीकॉप्टर का मलबा बिखरा दिखाई दिया। खबर है कि यह हेलीकॉप्टर विद्रोहियों वाले इलाके की ओर बढ़ रहा था और हमले की फिराक में था, लेकिन तभी इसे मार गिराया गया। निशाना इतना सटीक था कि हेलीकॉप्टर के कई टुकड़े हो गए। विद्रोहियों ने आधुनिक मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर हेलीकॉप्टर को गिराने का दावा किया। सामने आई तस्वीरों में कुछ सैनिकों के शव पड़े नजर आए। यही नहीं, हथियार और गोलियों के बॉक्स भी पड़े दिखाई दिए। बताया गया कि जिस समय एटीएस ने शुरू की गोरखपुर मंदिर पर हमले की जांच। न्यूज 18 के पास हमले का एक्सक्लूसिव वीडियो, आरोपी की आतंकी कनेक्शन की भी जांच। चीजों को देख के लगता है कि एक गंभीर बड़ी साजिश की तैयारी थी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकी हमले में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद। उधर नौशेरा सेक्टर में भी सेना ने एक घुसपैठियों को मार गिराया। पाकिस्तान में जारी सियासी संकट के बीच केयरटेकर प्रधानमंत्री पद के लिए इमरान खान ने राष्ट्रपति को सुझाए 2 नाम। शहबाज शरीफ ने फिलहाल नाम देने से किया इनकार। किसी ज्वालामुखी की तरह धधकता नजर आया और रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन की सेना के हेलीकॉप्टरों ने उसकी सीमा में घुसकर इस हमले को अंजाम दिया। हालांकि पश्चिमी देशों ने इस हमले को पुतिन का फॉल्स फ्लैग अटैक बता दिया, मतलब ऐसी कार्रवाई जिसके जरिए कोई देश जानबूझकर अपनी ही संपत्ति या लोगों को नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि पिछले हफ्ते ही रूस से निकाले जा चुके एक राजनेता इलिया पनामरोव ने दावा किया था
कि पुतिन यूक्रेन में जारी जंग को सही ठहराने के लिए अपने ही शहरों में हमले की साजिश रच रहे हैं। यही नहीं, ये भी दावा किया गया था कि पुतिन इन हमलों की जिम्मेदारी अपनी खुफिया एजेंसी FSB को सौंप सकते हैं, जिसके लिए वजह बताई गई थी यूक्रेन में जारी जंग को सही ठहराना। और बेलग्रेद में हुए हमले के बाद ये दावा सही साबित होता भी दिखा, क्योंकि यूक्रेन पर इस हमले का आरोप लगाते हुए रूस ने उसके साथ चल रही शांति वार्ता से वॉकआउट की धमकी दे डाली, जिसके बाद पुतिन के इस षड्यंत्र को लेकर पश्चिमी देशों का शक और गहरा गया, क्योंकि बेलग्रेद शहर में तेल डिपो पर हुए हमले में 2 हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें लेकर दावा है कि ठीक इसी तरह के हेलीकॉप्टर रूस की सेना यूक्रेन में इस्तेमाल कर रही है। यही नहीं, 3 दिन पहले भी रूस ने यूक्रेन पर बेलग्रेद शहर में एक हथियार डिपो पर मिसाइल से हमला करने का आरोप लगाया था, जबकि बाद में पता चला कि हथियार डिपो में धमाका मिसाइल गिरने से नहीं बल्कि किसी और वजह से हुआ था। इसके बावजूद रूस इस बात पर अड़ा है कि उसके तेल डिपो को यूक्रेन की सेना ने निशाना बनाया। हालांकि यूक्रेन की ओर से इस हमले की पुष्टि नहीं की गई, लेकिन रूस ने जो वीडियो जारी किया उसमें कुछ ही सेकंड के अंदर 2 रॉकेट तेल डिपो की ओर बढ़ते दिखाई दिए, जिनके गिरते ही तेल डिपो में धमाका होता दिखाई दिया और फिर वहां से आग का एक बड़ा बवंडर उठना शुरू हो गया। यही नहीं, इस हमले के ठीक बाद वहां बेहद कम ऊंचाई पर 2 हेलीकॉप्टर भी उड़ान भरते नजर आए। हालांकि बेलग्रेद में हुए हमले में किसका हाथ है ये अब तक साफ नहीं है और पश्चिमी मीडिया इसे पुतिन की खुद की साजिश बता रही है, लेकिन यूक्रेन के विदेश मंत्री ने नहीं इस हमले की जिम्मेदारी ली है और नहीं इस हमले से इनकार किया है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन की सेना के इन हेलीकॉप्टरों ने अंधेरे में रूस की सीमा में करीब 40 किलोमीटर अंदर घुसकर हवाई हमले को अंजाम दिया, जिसकी वजह से वहां मौजूद तेल डिपो में भड़की आग उजाला होने के बाद भी धधकती रही, जिसकी जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की बड़ी टीम आग बुझाने पहुंच गई, जिसने वहां लगी भीषण आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। पाइपों की मदद से आग के ऊपर पानी की बौछारें छोड़ी गईं। कई दमकल कर्मी एक साथ मिलकर बूचा में नरसंहार पर यूरोपियन देशों में गुस्सा, यूक्रेन ने जारी की आरोपी रूसी अफसरों की लिस्ट। श्रीलंका में सियासी संकट के बीच कार्यवाहक कैबिनेट का गठन, विपक्ष ने की तुरंत चुनाव कराने की मांग। पेट्रोल, डीजल और खाने पीने की चीजों की किल्लत के बाद सड़कों पर उतरे लोग। पड़ोसी देशों में बिगड़े हालात के बीच पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की अहम बैठक, पाकिस्तान और श्रीलंका में मौजूदा हालात पर मंथन। आसमान में अपनी ताकत दिखाने के बाद वो एयरबेस की तरफ मुड़ गए। वापस आने के बाद उन विमानों की तकनीकी रूप से जांच की गई। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी फौज ने राजधानी कीव के करीब रूस को भारी नुकसान पहुंचाया। पुतिन की सेना को अपने ताबड़तोड़ हमलों के जरिए यूक्रेन ने यह साफ कर दिया कि वो रूस को कीव पर कब्जा नहीं करने देगा, और अगर रूसी सेना ने उसकी इस चेतावनी को नहीं माना तो यूक्रेन उसे बर्बाद करके रख देगा। इसका ट्रेलर यूक्रेन ने रूस को उसकी सेना के कई टैंक तबाह करके दिया। कीव के पास यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के कुछ टैंकों में आग लगा दी और उसे यह बता दिया कि अगर वो आगे बढ़ा तो हश्र के लिए भी तैयार रहे। यूक्रेन का एक सैनिक तो रूसी सेना को नुकसान पहुंचाने के बाद इतना खुश नजर आया कि उसने रूस के एक टैंक के ड्राइवर के हेलमेट को अपनी बंदूक से उठाया और फिर उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। जो तस्वीरें वहां से सामने आई उनमें साफ दिखा कि रूस के वो टैंक अब किसी काम के नहीं रहे। यूक्रेन ने न सिर्फ इन टैंकों और हथियारों को नुकसान पहुंचाया बल्कि हमले में रूस के कई फौजी भी मार गिराए। यूक्रेन के फौजी कीव में भी सीना चौड़ा करके जगह जगह तैनात रहे ताकि रूस की सेना की टेढ़ी नजर से वो अपनी राजधानी को सुरक्षित रख सकें। इस बीच लुहांस्क में यूक्रेन की सेना ने रूस के एक जंगी हेलीकॉप्टर को ढेर करने का दावा किया। यूक्रेन की तरफ से इस हमले का वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें आसमान में गरजता हुआ रूस का Mi-28N हेलीकॉप्टर नजर आया। इससे पहले कि वो उस इलाके को पार कर पाता, यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया, जिसके बाद उससे निकली एक मिसाइल जाकर सीधे हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से पर लगी और उसने आग पकड़ ली। हमले की वजह से रूसी हेलीकॉप्टर ने अपना संतुलन खो दिया और आखिर में वो जाकर जंगल में क्रैश हो गया। उधर अमेरिका ने दावा किया कि यूक्रेन में लड़ रही पुतिन की सेना कमांडरों की कमी से बुरी तरह जूझ रही है। यही वजह है कि जंग के इतने दिन बाद भी रूस अब तक यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा नहीं जमा पाया।
क्योंकि उसकी सेना के जवान एक सही रणनीति बनाकर हमले को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। रूस की सेना यूक्रेन के कई शहरों में ताबड़तोड़ हमले कर रही है। जमीन के साथ हवाई हमलों को भी अंजाम दिया जा रहा है। रूसी मिसाइलें भी यूक्रेन के कई इलाकों को लगातार निशाना बना रही हैं। लेकिन ये सारे हमले यूक्रेन को झुकाने के लिए नाकाफी साबित हुए और इसके पीछे एक बड़ी वजह बताई जा रही है, वो ये कि यूक्रेन में जंग लड़ रही रूस की सेना के पास कमांडरों की भारी कमी हो गई है। यानी रूस के सैनिक एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसमें उन्हें सही निर्देश देने वाला तक कोई नहीं। ऐसे में कमांडरों की कमी से जूझ रहे सैनिक उस तरह के हमलों को अंजाम नहीं दे पा रहे जिससे युद्ध जीता जा सके। हालांकि मारियोपोल, कीव, खार्किव, इरपिन और चर्निव जैसे शहरों में उनके हमले अब भी जारी हैं। कुछ शहरों के कई इलाकों पर रूसी सेना कब्जे का दावा भी करती है, लेकिन अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके हमलों में एक सही रणनीति की कमी दिखाई देती, जो कि टुकड़ी को लीड करने वाला कमांडर ही बनाता है। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि उसके कई टॉप कमांडर अब तक मारे जा चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि जब से युद्ध शुरू हुआ है अब तक रूस के टॉप 10 कमांडर मारे जा चुके हैं। रिश्ता तेरा, रिश्ता मेरा, एक डोर है जो कोई तोड़ेगा क्या, मासूम सा चेहरा तेरा, माने न माने कोई दिल है मेरा, रिश्ता तेरा, रिश्ता मेरा, तेरी एक मुस्कान के लिए कुछ भी कर जाऊं मैं, जी तो चाहता है खुद ही तेरा खिलौना बन जाऊं मैं, थाम के हाथ साथ मेरे चलता है तू जब कभी, ऐसा लगता है साथ चल रही है मेरी जिंदगी, तुझे लग जाए मेरी उम्र, तुझे लग जाए मेरी उम्र, रिश्ता तेरा। भैया जी, कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। एक बार फिर से मैं कैनॉट प्लेस पे मौजूद है। मुझे मालूम है ये जनता का शो और ये सच आपने एवी ब्रदर्स ने गाया कि रिश्ता हमारा और आपका बहुत पुराना और बहुत लंबे समय से यूं ही कायम है। 7 सालों से ये शो लगातार आपके बीच में, शहरों में, गांवों में, हर जगह पहुंचा है। कैनॉट प्लेस से एक बार फिर से हम शुरू कर रहे हैं इसको कोरोना के बाद के समय के बाद। जी, बहुत सारे लोग कुछ बोलना चाहते हैं, मैं आता हूं तुम्हारे पास आता हूं। जी जनाब, कहां से हैं आप? मैं बिहार से हूँ जी। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप तो घूमते रहते हैं, आप ग्रामीण इलाकों में जाते हैं, शिक्षा का क्या स्कूल है? सरकारी स्कूल में कोई अधिकारी, कोई नेता अपने बच्चे को पढ़ाता नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में कोई नेता अधिकारी अपने बच्चे का, अपने माँ बाप का इलाज नहीं कराता है। यहाँ जो लोग भी बैठे हुए हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूँ, अगर इन लोगों ने एकदम में हनुमान चालीसा सुना दिया तो जो कहिएगा सो। अरे यार, अता साहब इतना खुश हैं आज, आए है जी। हाँ जी, आज आगे 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 आगे। हाँ जी, हाँ जी जी। सर, मेरा सवाल सर सिर्फ इतना है कि राजनीति में आप लोग, आपने एक क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन का आपको सटीक आंसर नहीं मिलेगा। इन्होंने भटका दिया मुफ्ती मोहब्बत सईद, कोई पब्लिक भी भटकती है, वो कहती है हनुमान चालीसा सुना दीजिए। लेकिन आपका सवाल जो था, उस सवाल का एक मेरा सवाल है छोटा सा सर, कि अगर कोई सार्थक कदम उठाया जा रहा है, व्यवहारिक सार्थक कदम है, अगर उस जमाने में नमाज आदमियों को बुलाने के लिए की जाती है, एक मिनट, नमाज उस जमाने में आदमियों को बुलाने के लिए की जाती थी कि आइए नमाज का टाइम हो गया, लेकिन आज समय बदल गया, हर किसी के पास मोबाइल है, हर कोई टाइम देख सकता है, आइए नमाज पढ़िए। तो सार्थक कदम उठाइए, मैं सार्थकता का साथ हूँ। क्या नाम है आपका? मानव शर्मा। अंदर आइए मानव शर्मा जी। बड़े दिनों से मैं खोज रहा था कि कोई तो आए। क्या काम करते थे आप मानव जी? मैं सेल्स में हूँ। हाँ, धूप खाई थी, जल्दी नहीं है। मतलब इतनी जल्दी नहीं है। सेल्स वाले को लपेट लेने की नहीं, सेल्स वाले को लपेटने, वो मार्केटिंग का आदमी मैं हूँ।
ऐसा थैंक यू सो मच सर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं एमपी का रहने वाला एमपी में कहाँ से? खजुराहो। खजुराहो से। वाह, क्या दुनिया में पूरी विश्व में प्रसिद्ध है। बहुत बहुत शुक्रिया। कंदरिया महादेव का मंदिर आपके यहाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन सच में मैंने कहा कि ये एक नई पहल है जिसमें सवाल पूछने वाले को जो सवाल अच्छा है उसको जरूर दिया जाना चाहिए। और आपने ये सवाल पूछा, बोले कि जो कंस्ट्रक्टिव चीज है उस पर तरफ बढ़ना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन ये नहीं कहता है कि आप, कबीर ने तो तब लिखा था कि कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद नहीं बनाए, लेकिन ये सच है कि अब सबको आना चाहिए। अगर हम मानते हैं, फॉलोवर हैं, तो हमको ठीक समय पे, और ये नियम दोनों तरफ लागू होता है जनाब, इधर भी और उधर भी, ना तो हनुमान चालीसा और ना ही वो, दोनों तरफ लागू होता है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जनाब जी। आप खड़े हुए थे हनुमान चालीसा पे। कहिए, मैं सुना देता हूँ। नहीं, हनुमान चालीसा सुनना ही नहीं है। नहीं, बोलिए भाई। हम तो कह रहे हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब रुकिए, अरे रुकिए, नहीं, संकट के हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। रुकिए, अरे देवता शांत होइए, शांत होइए, शांत होइए, शांत होइए, शांत होइए, शांत होइए, शांत। जी जी, भाजपा के नेता से पूछा, भाजपा के नेता से हनुमान चालीसा। देखिए ये नेगेटिव किसे कहते हैं? अगर जो हसद है ना, जो नफरत जैसा हम देखा है, वो अभी आपने ये हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे हैं ईश्वर को, हनुमान को याद करने के लिए, हनुमान जी को याद करने के लिए, लेकिन इशारा मेरी तरफ कर रहे हैं। नहीं, डिस्ग्रेस नहीं, नो, आई वोंट अलाउ, नहीं। धर्म जो है, यही मैं जानता हूँ। बहुत अच्छा था साहब, बहुत बहुत। शाह जी, प्रतीक जी, धर्म जो है धारण करने की चीज है। वैसे एक बात बता दें, जो हनुमान जी है ना, वो शिव के गण हैं, ठीक है? वो रुद्रावतार, गण कह रहा हूँ, रुद्रावतार हैं, ठीक है? और उनकी बारात में तो सभी शामिल हैं, सब है। जी, समझ गया गलत? हाँ, क्लैरिफाई कर दिया, क्लैरिफाई कर दिया मैंने। धर्म जो है वो धारण करने के लिए बनाया गया था, न कि विवाद के लिए। पिछले 70 वर्षों से, आजादी के बाद से, सिर्फ हिंदू जो था धर्म को ढो रहा था, वो धारण करके चुपचाप चल रहा था, जातियों में बटा हुआ था। मुस्लिम जो था वो उसको फैला रहा था, उसके फॉलोअर्स बढ़ रहे थे। अब जब से आरएसएस और बीजेपी का अच्छा खासा जन्म हुआ, इन्होंने ग्रास रूट लेवल पे मेहनत करी, लोगों को बताया कि जातियां खत्म करिए, हम एक हैं, एक रहें। उसकी ये ताकत उभर के आई है और यही ताकत वोट में कन्वर्ट हुई है, जिसकी वजह से बीजेपी को हर जगह बहुमत मिला। क्या नाम है साहब आपका? मैं अजीत सचान, घाटमपुर से हूँ, कानपुर जिले का रहने वाला हूँ। मेरे पास दूसरा भी है, यहाँ नहीं दिख रहा है, और मुझे है, और क्या सब चारे थोड़ी ना दिखा देंगे आपको, लेके आइए उसको। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये बात है जी, मिश्रा जी। जी, देखिए क्या है कि ये केवल एक तरफा नहीं होना चाहिए, बार बार प्यार जो एक तरफा नहीं हो सकता। बार बार जो ये जो रेडिकलिज्म है ना, इस रेडिकलिज्म के लिए क्यों नहीं इनके नेता उठकर जवाब देते हैं उन लोगों को जो किसान लव का कैंपेन चलाते हैं, जो 2012 में 15 अगस्त को आजादी मार्च निकालते हैं। इनसे पूछिए केरल में किसके आजादी की मांग करते हैं, इनसे पूछिए कि ये केरल में किस तरीके से कन्वर्जन करा रहे हैं, इनसे पूछिए कि उन लड़कों के मुकदमे कौन लड़ता है, महंगे महंगे वकील। इनसे पूछिए कि ये गजवा हिंद की इनकी जो कपोल कल्पित कल्पना है, और नहीं सुनिएगा, ये उनको जवाब क्यों नहीं देते हैं जब इनके नेता कहते हैं 10 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, देख लेंगे, तब ये कौन से बिल में घुस जाते हैं। मैं तो सोच रहा था कि सब मामला सेटल हो रहा है धीरे धीरे, या फिर से खड़ा मैं आ रहा हूँ। जी जी, देखिए अभी ठाकरे साहब को मैं जवाब देना चाहता हूँ। ठाकरे साहब की कंडीशन बॉम्बे में जो है हालत खराब है, और जब जब चुनाव आता है तभी लाउड स्पीकर याद आता है, तभी हिजाब याद आता है, तभी मुसलमान याद आता है, क्योंकि इनको खतरे का डर है। इनको डर है कि भाजपा हारेगी। अब सोनू निगम ने भी पहले बात की थी, सोनू निगम ने बोला था कि लाउड स्पीकर बंद होने चाहिए। आज सोनू निगम कहाँ है? दुबई, एक मुसलमान इलाके में, मुसलमान मुल्क में, आज वहां रह रहा है। तो ये इलेक्शन के लिए हिंदू मुसलमान करते हैं। 20,000 हमारे युवा 5 सालों में आत्महत्याएं हुई हैं, 20,000 युवा मारा गया है, उस पर बात करिए। विकास पे, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, उस पर बात करिए। हिंदू मुस्लिम से क्या निकलेगा साहब? ये हम सब एक हैं, इस देश को कोई नहीं अलग कर सकता। 1947 में किसने किया था हिंदू मुसलमान? ये देश बटा था धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे। अब कहाँ खोए हुए? मैं ये कहना चाहता हूँ, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो इन्होंने क्या किया, मैं कहना चाहता हूँ,
एक इस देश में ऐसा इंसान है जिसने जो हिंदुस्तान में ईरान में भारत का एम्बेसडर बना, ईरान में भारत का एम्बेसडर बना, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना। मैं बताना चाहता हूँ उसने कहा जब तक वो उपराष्ट्रपति बना हुआ था तब तक तो उसे मजे लेना था सत्ता का, और जिस दिन कुर्सी पर से उतरा कहने लगा हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। ये उसका नाम है हामिद अंसारी। हिंदू मुसलमान का नाम किसने लिया था? और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, ये जो कहते हैं सारे धर्म बराबर हैं, हमने तो अपने मंदिर में हम बजाया रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरा नाम। आपके मस्जिद में कितने राम बजे, कितने बार बजे, ये बताइए। क्या नाम है जनाब आपका? अयान क्या नाम है? अयान। अयान नाम है। अये माशाल्लाह, क्या नाम है आपका? रुक चुप, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। मैं कलकत्ता आजमो क्या नाम है? आजमो आपने कोलकाता दिखे आज सुबह ही आया कलकत्ता थाको ना एक नहीं थाको ना एक नहीं थाको आपने आजमो। जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद फिरोज आलम। मोहम्मद फिरोज आलम। आलम साहब कहाँ से हैं आप? हमें बिहार से। बिहार में कौन सी जगह से? खगड़िया जिला। खगड़िया चारों तरफ पानी से घिर जाता है, अल्लाह ही मालिक है बस जब आती है ना? सही कहा ना मैंने? जी। मैं सब जगह घुमाता हूँ, खगड़िया के नाम पे मेरे रोए काट जाते हैं। लेकिन अब तो सुना काम होना शुरू हुआ है, तो आपके लिए क्या पानी वानी मंगवाऊं मैं? जी आ रहा हूँ आलम साहब, मुझे मालूम है, थोड़ा सेटल होने दीजिए। ऑटो चल गया आज? चल गया सर, लेकिन जो देखिए प्रतीक अभी भाई ने कहा है वो जिन्ना की बात है, थ्योरी बताई है उन्होंने। देखिए 1947 की थ्योरी बताई है। आप बताइए, दो राष्ट्र का सिद्धांत, दो व्यक्ति, दो संगठन ऐसे थे जिन्होंने दो राष्ट्र का सिद्धांत की बात करी थी। किसने? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जिन्ना। पहले मेरी सुनिए। नहीं सर सैयद अहमद खान ने जब कांग्रेस बनती है 1885 में, 86 में वो कहते हैं हिंदू और मुसलमान दो आंखें, दो राष्ट्र है, एक कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। 1886 में सैयद अहमद खान कहते हैं, जब वो गलत है, फैक्ट होता है। I will give you chance. I will give you chance. Both of you. क्या नाम है तुम्हारा? आर्यन चौधरी। चौधरी साहब कहाँ से हो? कौशाम्बी, प्रयागराज के बगल में, उत्तर प्रदेश। तो हल्का क्यों रहे थे वहाँ पे? चुप करो, बता वन बाय वन। विशा जी, यू हैव टू वेट। जी बोलिए, कंप्लीट करिए। देखिए मैं जिन्ना की हकीकत बताता हूँ। जिन्ना की हिंदुस्तानी मुसलमानों का अब सबसे बड़ा कसूरवार, सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो जिन्ना है, जिसने भारत के 90 करोड़ मुसलमानों को 3 हिस्सों में बांट दिया। सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा दुश्मन है, और वो मैं उसे मुसलमान भी नहीं मानता। वो अपनी बीवी को मुसलमान नहीं रख सका, वो अपनी बेटी को मुसलमान नहीं रख सका, और उसने सब कॉन्टिनेंट के सारे मुसलमानों को बेवकूफ बनाया। और किसके साथ मिलकर? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ मिलकर, सावरकर के साथ मिलकर। मैं आ रहा हूँ। आपको आई विल गिव यू चांस। जी मैं इसे, जिन्होंने भारत का विभाजन किया, माँ भारती के 2 टुकड़े किए, मुस्लिम लीग, उनके पैरोकार कह रहे हैं कि 2 राष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया था? मैं पैरोकार नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुस्लिम लीग जो जिम्मेदार है उसको न ठहरा कर सर सैयद अहमद खान ने कहा था, हिंदू एंड मुस्लिम आर द 2 नेशन, दे कैन नॉट सिट ऑन ए सिंगल थ्रोन। कांग्रेस बनने के बाद एंग्लो मोहम्मदन डिफेंस एसोसिएशन बनाने पर ये उनको नहीं कहते हैं, ये उनको नहीं कहते। आरएसएस का योगदान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का योगदान। आज सर संचालक जी जेल में रहे, इनसे पूछिए इनके मुस्लिम लीग के कौन से नेता जेल में? प्रतीक जी, इन्होंने जिन्ना को लेकर कुछ बातें कही। जिन्ना को लेकर जो कुछ इन्होंने कहा, यही सलमान निजामी थे और यही अताउर रहमान और जो भी इनका साथी और भी है,
जब अलीगढ़ पे हम डिबेट करते थे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जिन्ना की तस्वीर निकालो, ये उसके विरोध में खड़े होते थे, ये विरोध में खड़े होते थे लगातार। और आज जिन्ना जब फंसते हैं ये व्यक्ति पर चर्चा ले आते हैं। सवाल आज है लाउड स्पीकर पर। लाउड स्पीकर क्यों? किसी भी धर्म, किसी भी मजहब में पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच रहा है। अरे भाई साहब, आज आप लाउड स्पीकर पे चर्चा कर रहे हैं, जरा बताइए तो लाउड स्पीकर पैदा कब हुआ था? 1876 में। आपका धर्म कब आया? आपका मजहब कब आया? इस देश में दोनों कट्टरपंथियों ने हमेशा से हिंदू मुसलमान किया। दो राष्ट्र की थ्योरी आरएसएस ने भी मानी और वो जो सर ये अहमद खान कहते हैं उन्होंने भी मानी। आज आप माफी मांगिए कि हम नहीं मानते दो राष्ट्र की थ्योरी। गलत तो बोलिए, पाकिस्तान मजहब के आधार पर बना हुआ दुनिया का एकमात्र मुल्क है और पाकिस्तान को बनाने वाले पाकिस्तान चले गए। आरएसएस इस भारतवर्ष को सींच कर बड़ा करके उसको आज देश को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ भारत माता को परम वैभव पर ले जाने के लिए लगातार प्रयासरत है और उस आरएसएस के बारे में समझ। राइट। देखिए, इन्होंने अभी कांग्रेस पे बात की। कांग्रेस ने सावरकर की तरह मर्सी पिटीशन अंग्रेजों को नहीं लिखी। कांग्रेस ने कुर्बानियां दी, इस देश को आजाद करवाया। मनमोहन सिंह पाकिस्तान बिरयानी खाने नहीं गया था। मनमोहन सिंह पाकिस्तान बिरयानी खाने को नहीं गया था, वो नरेंद्र मोदी पाकिस्तान नवाज सलमान साहब एक मिनट, सलमान साहब, वसंत साठे साहब इस वक्त नहीं है जिंदा। वसंत साठे साहब होते तो जवाब इसका जरूर देते सावरकर साहब का। जी। ये यहाँ पर अभी सलमान जी ने कांग्रेस के बारे में इतने व्याख्यान किया। मैं पूरी जनता के साक्षी मान के कहता हूँ, उन 5 कांग्रेसियों के नाम बता दीजिए जिन्हें आजादी के उसमें फांसी हुई है। बताइए 5 कांग्रेसियों के नाम जिन्होंने स्वतंत्र। देखिए, आप आजादी की बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्रियों ने आजादी के बाद भी शहीद गोलियां खाई है और सीने में गोलियां खाई है हमारे प्रधानमंत्री। आपका कौन सा प्रधानमंत्री है जिसने देश के लिए कुर्बानी दी है? बताइए, एक प्रधानमंत्री जेल में गया। क्या नाम है आपका? कृष्णा पंडित। कृष्णा पंडित। शुरू हो जाओ। मैं सुनाने जा रहा हूँ छठ पूजा के नाम पर। शुरू हो जाओ जल्दी। जहिया से अलन केजरीवाल। आप सोच रहे होंगे कि कहाँ बहस चल रही थी और ये कहाँ लेकर चले गए। दवा मैं जानता हूँ, दवा इसमें क्या काम करेगी मैं ही जानता हूँ, कोई काम नहीं करेगी। खगड़िया वाले यही दवा काम करती, इसके अलावा कोई दवा काम नहीं करती। क्या नाम हो गया आपका? कृष्णा पंडित। आप गाते हैं या गाने का पहली बार हिम्मत की है? पहली बार हिम्मत किया हूँ। सच में? घर में कौन कौन है? घर में यहाँ कौन कौन है? दिल्ली में? दिल्ली में हमारा एक लड़की है, एक लड़का है। लड़की क्या कर रही है? अभी ऐसे ही हमारी वाइफ डेथ कर गई है। हाँ, तो बच्चों को साथ में रखता हूँ। बच्चों को साथ में रखते हैं। आज आप गाएंगे कुछ, है ना? हाँ, दिल कर रहा है। दिल कर रहा है ना, और जो दिल करे वही काम करना चाहिए, वही काम। सारे लोग चुप रहेंगे, इनको सुनेंगे थोड़ी देर, है ना? और आपका भी मन बहल जाएगा, वहां से हट जाएगा। फिर बोला था अगर हटाना ही था तो सुनाया क्यों, उसका भी कारण बताएंगे। जी। मैं धुन तो भुला गया। आपको नाम क्या है? मेरा नाम भैया जी। भैया जी नहीं, नाम बताइए। असली नाम? हम भी तो भुला गए अपना नाम, साथ से हम भी भुला गए। ऐसा करो, तुम याद करो। मैं अभी सुनाएंगे सर। हाँ तो सुनाओ फिर। जहिया से अलन केजरीवाल बनलन दिल्ली सरकार, बनलन दिल्ली सरकार। इसमें केजरीवाल जी कहाँ हैं? तुमने कहा था केजरीवाल जी भी आएंगे। आएंगे। जहिया से बनलन दिल्ली सारा करावा। अच्छा एक काम करो, तुम लोग बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग, है ना? मैं एक काम करता हूँ, शो के बाद सुनता हूँ तुमसे। जी, मैं आया। हाँ जी। कांग्रेस का इन्होंने कांग्रेस और भारत की आजादी और भाजपा की बात की। वो कांग्रेस जो आजादी की लड़ाई में शरीक थी, उस राष्ट्रवादी संगठन को महात्मा गांधी जी ने, पूज्य बापू ने कहा था ताला बंद कर दो। उसकी लिगेसी का फायदा उठाने के लिए 47 में ये राजनीतिक कांग्रेस आई और गांधी जी का नकली नाम नेहरू परिवार ने ओढ़ लिया ताकि आजादी की लड़ाई को इसी तरह भुनाते रहे। इनका क्या योगदान है? देश तो 2014 में आजाद हुआ है। प्रवचन रखिए महाराज, प्रवचन रखिए।
प्रतीक जी, 137 साल की कांग्रेस पार्टी, इन्होंने कहा कुर्बानी दी। अरे सत्ता, राजनीतिक सत्ता में खुद कुर्बान होते जा रहे हैं आप देखिए। 137 साल की कांग्रेस पार्टी है ना, सत्ताविहीन क्यों होते जा रही है? प्रतीक भाई मेरी, अब तक इन्होंने 5 नाम नहीं बताए कांग्रेसियों का जिन्हें फांसी हुई हो आजादी की लड़ाई में, एक भी नाम नहीं है, मैं गारंटी से कहता हूँ। दूसरी बात, 47 का बंटवारा हुआ, निस्संदेह धर्म के आधार पर हुआ, लेकिन हुआ क्या सर? 42 लाख हिंदू मारे गए और यहाँ के मुसलमान गए ही नहीं। प्रधानमंत्री ने, हमारे प्रधानमंत्री ने सीने पे गोली खाई है। आपके प्रधानमंत्री बताइए क्या क्या ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी ने किया? हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? मनीषा। मनीषा आगे आओ, यहाँ आओ। मनीषा, एक मिनट को, मोहम्मद रफी था। मनीषा, यहाँ मनीषा, क्या करती हैं आप? सर मैं स्पोर्ट्स करती हूँ। स्पोर्ट्स, कौन सा स्पोर्ट है आपका? आर्चरी। बिल्कुल निशाने पे मारना, एकदम बिल्कुल वही तीरंदाजी करती हैं। तो आपको बस सिर्फ अर्जुन की तरह वही दिखाई दे, चिड़िया की आंख, ठीक है ना? बोलिए, आर्चरी करती हैं, कितने सालों से हैं प्रैक्टिस में? सर 3 साल हो गए, लक्ष्मीबाई कॉलेज से। लक्ष्मीबाई कॉलेज से 3 साल से आर्चरी कर रही हैं। आपके भविष्य की बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हैं। सवाल पूछिए। सर मुझे ये पूछना था आप लोगों से कि एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या किया है, गांधी जी ने क्या किया, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोगों ने क्या किया? गजब है भाई, तुमने तो बिल्कुल निशाने में मारा। अरे भाई लाओ, वो लाओ, मेरा ला, जल्दी ला। क्या सवाल क्या है तुम्हारा? एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या किया, गांधी जी ने क्या किया, वो जरूरी नहीं है, आप लोगों ने क्या किया राज्य के लिए, पहले ये बताइए। ये तुम्हारा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जनाब जी। अभी सर ने बोला था कि जो मुस्लिम माइनॉरिटी में है, मैं उनसे माइनॉरिटी का डेफिनेशन चाहता हूँ। ना कभी पारसी ने कहा कि मैं माइनॉरिटी में, ना जैन ने कहा माइनॉरिटी में हूँ। ये 20% होने के बाद भी कौन सी माइनॉरिटी में समझ में नहीं आता है। और इंडिया के कम से कम 100 जिलों में ऐसे जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में है और वहाँ से हिंदू पलायन कर रहे हैं। ऐसा जहाँ जैन साहब ने क्यों नहीं कहा कि वो माइनॉरिटी में है? जैन साहब खड़े हुए हैं, तो इन्होंने कहा कि आपने कहा कि मुस्लिम की 20% होके क्यों कहते हैं कि माइनॉरिटी में है? सर उसका रीजन है ना, जहाँ ये लोग मेजोरिटी में हैं वहाँ से हिंदू पलायन करते हैं, और जहाँ हिंदू मेजोरिटी में वहाँ से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई मुसलमान को कोई खतरा है, ना किसी हिंदू को कोई खतरा है। एक इनके सवाल करता है। देखिए, आप कह रहे हैं माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, ना। पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना, हमारे संविधान ने सब जो माइनॉरिटी दी है, जैन, मुस्लिम, पारसी, सिख, ईसाई, इनको। अरे दूसरा सुनिए, 140 करोड़ भारतीय हैं, 22 करोड़ मुसलमान हैं और बाकी 100 करोड़ हिंदू हैं और दूसरे हैं। 22 करोड़ मुसलमानों से नफरत करके क्या उन्हें अरब सागर में डबो दोगे? अरब सागर में नफरत नहीं। देखिए प्रतीक जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये 20% होने के बाद भी माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं। 0.1% जो पारसी हैं, 1.2% जो सिख है, ये उनकी तरह क्यों नहीं समभाव की बात रखते हैं? क्यों हमेशा अलगाववाद की बात होती है? क्यों हमेशा सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज को हावी किया जाता है? ये नहीं, नफरत क्यों करते हैं? आपस में प्यार करो ना। अरे बार बार नफरत की बात क्यों? तो हिंदू